हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक हमारे पास में परिपथ दे रखे हैं, उनके हमको तुल्यधारिता का मान ज्ञात करना है। जहां पे हमारे पास संधारित्र या तो श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे या समांतर क्रम में जुड़े होंगे या कुछ अलग तरीके से भी जुड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम के अंदर किस प्रकार से सोल्व करते हैं, समांतर क्रम में किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो अपन लास्ट क्लासेज के अंदर बात कर चुके हैं। श्रेणी क्रम के अंदर तुल्यधारिता का मान आता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 1/C2। जैसे मान लीजिए हमारे पास में n संधारित्र हैं तो लास्ट में आ जाएगा Cn। ओके, ये तो था श्रेणी क्रम के लिए। और समांतर क्रम संयोजन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला आता है Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। और इस प्रकार से आप कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा, मान लीजिए 2 हैं 3 हैं जितने भी हैं, लास्ट फाइनल आ जाएगा। ठीक है, ओके। एक तो ये फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन ज्ञात करने के लिए हमारे पास में। इसके अलावा हम किस प्रकार से पता लगाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में मान लीजिए कोई एक सर्किट दे रखा है, कोई भी परिपथ दे रखा है, उसके अंदर वहां पर हमारे पास में वो कोई भी 2 या 3 संधारित्र दे रखे हैं, वो श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम संयोजन के अंदर है। तो ये पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको यही यहां से स्टार्ट कीजिए जहां से आप चले हैं, जो स्टार्टिंग बिंदु है, और लास्ट में जहां तक पहुंचे वहां तक कोई दूसरा रास्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि एक ही रास्ता है, सिंपल सी बात, एक ही रास्ता है और वहीं पे सारे संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो वो क्रम हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। और यदि कोई दूसरे रास्ते भी हैं और वहां पे दूसरे जुड़े हुए हैं तो वो समांतर क्रम संयोजन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में एक टॉपिक और आता है व्हीटस्टोन सेतु। जब भी हम ये परिपथ सोल्व करेंगे तो वहां पे हमारे पास में कुछ एक ऐसी संरचना दिखाई देती है जिसको बोला जाता है व्हीटस्टोन सेतु। अब ये व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, तो देखिए 4 प्रतिरोध लगे होते हैं चतुर्भुजीय संरचना के अंदर इस प्रकार से। बस थोड़ा सा ही आपको यहाँ पे ये पढ़ना है क्योंकि अगले चैप्टर के अंदर आपको व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। तो 4 प्रतिरोधों की ऐसी चतुर्भुजीय संरचना जो अज्ञात प्रतिरोध का ज्ञात करने के काम में आती है। मतलब व्हीटस्टोन सेतु का काम होता है कि कोई भी मान लीजिए हमारे पास में ये 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इनमें से मान लीजिए किसी एक का प्रतिरोध आपको पता नहीं है, तो वो ज्ञात करने के काम में अपन व्हीटस्टोन सेतु काम में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में इसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ होता है, विभवमापी जुड़ा हुआ होता है, जो यहाँ का विभव और इन दोनों बिंदुओं का विभव मतलब विभवांतर मापता है। तो मान लीजिए ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है, ये बिंदु D है। तो 4 प्रतिरोधों की ऐसी चतुर्भुजीय संरचना जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ये अपन अगले चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वहां पे अपन ये प्रतिरोध काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन इस चैप्टर के अंदर तो संधारित्रों के बारे में पढ़ा था। तो जो अपने पास में ये प्रतिरोध लगे हुए होते हैं वहां पे अपन क्या कर लेते हैं, संधारित्र लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम बना लेता हूं कुछ इसी की जगह, जहां जहां पे प्रतिरोध लगे हुए हैं वहां पे आप संधारित्र लगा लीजिए। तो आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसी चतुर्भुजीय संरचना जिसके अंदर 4 अवयव जुड़े हुए हों, ये लीजिए अवयव बोल दीजिए, क्योंकि आप प्रतिरोध भी जोड़ सकते हैं और इस प्रकार से हमारे पास में संधारित्र भी जोड़ सकते हैं। अब बीच में हमारे पास में जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे भी तो ये रजिस्टर ही है, वैसे देखा जाए तो ये प्रतिरोध ही है, क्योंकि ये जो विभवमापी होता है इसका भी कुछ प्रतिरोध होता है। तो मैं ये भी यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक संधारित्र और जोड़ देता हूं। ये लीजिए, ये जो संरचना होती है इसे बोला जाता है व्हीटस्टोन सेतु। ओके, अब मान लीजिए किसी सर्किट के अंदर आपके पास में ऐसी संरचना आ गई और ये बोला गया कि A और B के मध्य तुल्यधारिता का मान ज्ञात कीजिए, इन 2 बिंदुओं के मध्य तुल्यधारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या तुल्यधारिता का मान ज्ञात किया जा सकता है इन 2 बिंदुओं के मध्य? आप देख के बता सकते हैं कि ये वाला संधारित्र किसमें है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में? नहीं बता सकते। और ये वाला कोई दूसरा अपन नहीं बता सकते कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में। तो सबसे पहले तो ये काम करते हैं, यहाँ पे इसको C1 नाम दे दिए, इसको C2, इसको C3, इसको C4 और ये C5। ओके, तो ये वाला मैं मिटा देता हूं, ये प्रतिरोध वाला तो इसको मिटा देता हूं, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ओके, अब इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो हम यहां पे क्या करते हैं कि इसकी संतुलन की अवस्था चेक करते हैं। संतुलन की अवस्था का मतलब ये होता है कि ये जो C बिंदु है इसका विभव और इस D बिंदु का विभव, दोनों का यदि विभव समान हो जाता है, मतलब इसका विभव तो मैं बोल देता हूं VC और इसका विभव D, तो ये VC इज इक्वल टू VD। यदि ये दोनों का विभव समान हो जाता है तो क्या ये संधारित्र C5 है जो काम में आएगा? नहीं काम में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां का विभव भी मान लीजिए 2 वोल्ट, यहां का भी 2 वोल्ट, तो आवेश है, प्रवाह हो
हो ही नहीं पाएगा, ये चार्ज होगा ही नहीं, मतलब ये हमारे काम में ही नहीं आ रहा, ये काम में नहीं आ रहा, तो आप इसको हटा सकते हैं। और इसको हटा सकते हैं तो हमारे पास में कुछ सर्किट ऐसा बन जाएगा, देखिए ये करके इस प्रकार से इसको हटा देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये लीजिए। ओके, अब आप यहां पे देख सकते हैं C1 और C2 और C3 ये C4, ये दोनों तो क्या है, श्रेणी क्रम के अंदर है। श्रेणी क्रम का किस प्रकार से पता लगाते हैं, जैसे हम यहां से चले तो कंटिन्यू चलते गए, दो हमारे पास में दो संधारित्र आए, लेकिन एक ही रास्ते में आए, बीच में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं मिला हमको, तो इसका मतलब ये दोनों संधारित्र किस में है, श्रेणी क्रम में। एक दूसरा ऐसे भी पता लगा सकते हैं, आपको पता है श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आवेश का मान सब पे समान होता है, जितने भी संधारित्र जुड़े होते हैं, और जो विभव होता है वो सारा सबके लिए असमान होता है। और समांतर क्रम संयोजन के अंदर Q असमान हो जाता है और V समान रहता है, ये लीजिए, ठीक है। ओके, इसके अलावा C3 C4 को देखेंगे तो ये भी हमारे पास में श्रेणी क्रम के अंदर है, बाद में एक एक यहाँ पे बनने वाला है, और उनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वो दोनों पैरेलल के अंदर आ जाएंगे, समांतर क्रम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये वाली जो कंडीशन है आप चेक करेंगे कि संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। संतुलन की अवस्था में चेक करने का तरीका ये होता है, आपको ये तो पता नहीं है कि यहाँ का विभव कितना है, यहाँ का विभव कितना है, प्रैक्टिकली तो आप ज्ञात भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो आपको नहीं पता है, तो आप डायरेक्ट ऐसे चेक कर लें कि C1/C2, मतलब ये वाली जो भुजाएं हैं उन दोनों का अनुपात धारिताओं का, और C3/C4 इसका दोनों का अनुपात, यदि ये इक्वल आ जाता है तो ये हमारे पास में व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है। और संतुलन की अवस्था में जो बीच वाला संधारित्र जुड़ा हुआ होता है उसको आप हटा सकते हैं। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, ठीक है। ओके, तो इसके बाद में आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन अब व्हीटस्टोन सेतु पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, और वहां पे कैसा श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम, वो सारी चीजें सॉल्व करके तुल्य धारिता का मान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये तो था व्हीटस्टोन सेतु को किस प्रकार से, मान लीजिए कहीं पे हमारे पास किसी परिपथ के अंदर व्हीटस्टोन सेतु से जी संरचना आ गई है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ ऐसा ही है, व्हीटस्टोन सेतु ही बना हुआ है, कुछ ऐसा है, ये लीजिए और ये वाला बिंदु है P, ये वाला बिंदु है N, और इन सभी संधारित्रों की धारिताएं हैं C C C, और बीच में एक और लगा हुआ है, इसकी धारिता का मान भी है C। अब यहां पे आपको बोला जाए कि P व N के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। P व N बिंदुओं के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए, ये कहा जा रहा है। तो आप जैसे ही इनके मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैसी संरचना बन रही है, व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है। तो व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि ये संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। यदि ये संतुलन की अवस्था में है तो बीच वाला जो संधारित्र है उसको हटाया जा सकता है। तो मैं चेक करता हूं, माना व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है, ठीक है। तो संतुलन की अवस्था पहले चेक करते हैं। तो ये वाला तो अपन क्या बोलते हैं C, और C1 C2, तो इसकी धारिता कितनी है C। तो मैं बोल देता हूं C/C = C/C, मतलब यही तो होता है हमारे संतुलन की अवस्था को चेक करने का, C1/C2 = C3/C4। इनका अपन अनुपात लेते हैं, तो वो अनुपात यदि इक्वल आ जाता है तो ये संतुलन की अवस्था में होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब आप इसको हटा सकते हैं। तो बीच वाले को हटाया जा सकता है, तो बीच वाले को हटाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा सर्किट, ये लीजिए, और ये P बिंदु, ये N बिंदु, ये C, ये C, ये C।
अब आप देखेंगे तो यहां से आप चलना स्टार्ट करते हैं, इस P बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं तो हमको दो रास्ते दिखाई दिए, ध्यान से देखिए दो रास्ते दिखाई दिए। तो आप पहले इस रास्ते पे चलते हैं, इस रास्ते पे चलते हैं तो एक तो संधारित्र ये आया, इसके बाद में दूसरे यहां पे चलते चलते आगे एक ये संधारित्र आया। तो एक ही रास्ते पे दो संधारित्र आ रखे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। और अब ये वाला जो दूसरा रास्ता था इसके अंदर अपन चले तो यहां पे भी हमारे पास इस रास्ते पे तो ये दो ही आ रहे हैं, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। आप इन दोनों का श्रेणी क्रम संयोजन सोल्व कीजिए पहले। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सोल्व करेंगे तो बाद में हमारे पास में जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा। एक तो हमारे पास में यहां पे लग जाएगा, ओके, और दूसरा एक नीचे बन जाएगा। मतलब उन दोनों को अपन सोल्व करते हैं तो एक बन जाता है, इन दोनों को सोल्व किया एक बन गया। अब इन दोनों को सोल्व करने पर इसकी धारिता कितनी होगी उसको निकालिए। तो कितना फॉर्मूला होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यही होता है। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/C प्लस 1/C, और इसके एलसीएम इसे लेके वगैरह वगैरह। तो आप लास्ट फाइनल इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि यहाँ पे आप, चलो ठीक है करवा देता हूँ, 1/CS इज इक्वल टू C, और ऊपर कितना आ जाएगा 1 + 1 ये 2/C। तो 1/CS का मान है 2/C। हमको किसका मान चाहिए, CS का मान चाहिए। तो CS का मान कितना हो जाएगा, इसको पलटी मार दीजिएगा तो C/2 ये आ गया। तो इस संधारित्र की धारिता का मान आ गया C/2। ऐसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो इसके अंदर भी देखिए यहाँ पे C, यहाँ पे C, तो इसका भी कितना आ जाना है C/2 आ जाएगा। ओके, अभी तुल्य धारिता का मान नहीं निकला है। तुल्य धारिता का मान कब निकलेगा, जब लास्ट में एक बच जाए। तो आप इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व कीजिए, आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिए ये दोनों किसमें हैं, समांतर क्रम संयोजन के अंदर है। कैसे हैं, यहाँ पे आपने देखा यहाँ ये वाला संधारित्र इस बिंदु पे, ये वाला संधारित्र इस पे, तो दोनों एक अलग अलग रास्ते हैं। देखिए दो रास्ते बन रहे हैं, तो दोनों रास्ते यहीं पे जाके आपके कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए दोनों रास्ते एक बिंदु से स्टार्ट हुए और दोनों ही रास्ते उस दूसरे बिंदु पे एक ही जगह जाके समाप्त हुए। तो इसका मतलब ये समांतर क्रम संयोजन, ये P बिंदु, ये N बिंदु। अब इसको सोल्व करेंगे तो समांतर क्रम के अंदर कैसे सोल्व करते हैं, Cp इज इक्वल टू C1 + C2 डायरेक्ट आप, तो कितना आंसर आ जाएगा C/2। इसका तो कितना आना है C/2। तो यह आ गया हमारे पास में C, ये लीजिए। ओके, तो ये जो परिपथ दे रखा था उस परिपथ की तुल्य धारिता का मान हुआ हमारे पास में C। इसके बाद में अगला जो हमारा सर्किट है, या आपको जिसको भी उदाहरण हो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, अगला स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे है, वेडस्टोन पे ही बेस है। कुछ ऐसा बना हुआ है इस बार कुछ ऐसा है, ये लीजिए, ये कनेक्ट करवा दिया मैंने। ये P बिंदु है यहाँ पे और ये N बिंदु है, और इन सभी की जो धारिताएं हैं, इसकी है 10 पिकोफेरेड, और इसकी भी 10 पिकोफेरेड, इसकी भी 10, इसकी भी 10 और इसकी 20। ध्यान से देखिए ये जो हमारे पास में परिपथ बन रखा है वो वेटस्टोन सेतु है या नहीं है। P व N के मध्य वापस से आपको देखिए, सबसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन किन बिंदुओं के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे तुल्य धारिता का मान P और N के मध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो P और N के मध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस संरचना को ध्यान से देखिए तो ये वेटस्टोन सेतु दिखाई दे रहा है। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर उसमें तो ये वायर है वो सीधे थे, वायर ही तो मोड़े हैं अपन ने, वायर में क्या मोड़ने में दिक्कत है। तो संरचना कैसी दिखाई दे रही है, वेटस्टोन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। तो संतुलन की अवस्था कैसे चेक करते हैं, ये वाले का दोनों का अनुपात, इसका और इसका दोनों का अनुपात वो क्या आ जाना चाहिए, इक्वल आ जाना चाहिए। तो C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 ऐसा आना चाहिए। तो C1 तो कौन है यहाँ पे 10, ये भी 10 है, ये भी 10, तो ये अनुपात इक्वल आएगा। तो संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है तो इस 20 माइक्रोफेरेड पिकोफेरेड वाले को हटाया जा सकता है। इसको हटा दीजिए, तो हटाने पर हमारे पास में सर्किट बन जाएगा कुछ ऐसा, ये लीजिए। अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। P और N के मध्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों तो श्रेणी क्रम के अंदर हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में। इन दोनों को आप सोल्व करेंगे, जैसे इनके 10-10 वैल्यू है, आप इनको सोल्व करना, मैं आगे बता देता हूँ। अब इसका सर्किट कैसा बन जाएगा, यहाँ पे ऊपर की साइड में 1 बन जाएगा, नीचे की साइड में इन दोनों को सोल्व किया तो 1 बन जाएगा। जो भी इनकी धारिताओं के मान आए श्रेणी क्रम में सोल्व करने पर, फिर हमारे पास में इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये किस में है, समांतर क्रम में। ये समांतर क्रम में, ये दोनों किस में थे, सीरीज में, और ये आ गया लास्ट फाइनल 1 बन जाएगा।
ठीक है बच्चों, ओके। तो इस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु के जो न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व किया जाता है। अब मैं एक और अगला करवा रहा हूं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सिंपल सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ये लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास में जो सर्किट बना हुआ है, P और N के मध्य हमको तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। और सारे के सारे हमारे पास में मान लीजिए C हैं, सबकी धारिताएं हैं C हैं। तो P व N के मध्य तुल्य धारिता का मान कितना होगा? तो कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये व्हीटस्टोन सेतु है। नहीं, ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। व्हीटस्टोन सेतु होता है जब हमारे पास में ये वाला संधारित्र ये वाले पॉइंट और इस पॉइंट के मध्य जुड़ा हुआ होता, तब ये व्हीटस्टोन सेतु होता। अभी व्हीटस्टोन सेतु नहीं है ये। तो कई बच्चे इसको व्हीटस्टोन सेतु से भी सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिर वो C को हटा देते हैं यहाँ से। नहीं, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से P बिंदु से चले आप, यहाँ पे 3 रास्ते हैं, तो किसी एक रास्ते की बात करते हैं पहले। इस रास्ते पे चले तो इस पे 2 जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों एक ही रास्ते पे जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों किसमें आ गए? श्रेणी क्रम के अंदर। तो ये श्रेणी क्रम के अंदर आ गए, तो हमारे पास कुछ 1 बन जाएगा। तो ये मैंने सोल्व किया, 1 बन गया। ओके, ये मैं इसको P लिख दिया इधर, ये N लिख दिया। ओके, ये वाला बीच में ठीक है, इसको तो एक बार ऐसा ही छोड़ दीजिए, एक ही है। और ये जो दोनों हैं, आप देख सकते हैं, इस रास्ते पे आप यहाँ पे आएंगे तो इस लाइन पे आप चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में एक ही लाइन पे 2 जुड़े हुए हैं, तो ये वाले भी दोनों श्रेणी क्रम के अंदर हैं। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? इन दोनों को सोल्व करेंगे श्रेणी क्रम को, तो आपके पास में 1 बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास में तीनों संधारित्रों की प्रथम प्लेट एक बिंदु, दूसरी प्लेट एक बिंदु पे जुड़ी हुई है, तो ये किसमें हो गए? सारे के सारे समांतर क्रम में। तीनों को एक साथ सोल्व कर दीजिए और लास्ट फाइनल हमारे पास में 1 बन जाएगा। ये लीजिए, ये तुल्य धारिता का मान आ जाएगा, जितना भी इसका मान होगा। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन करनी है वो आप कर लेना। मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता दी है कि किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। इससे आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ओके, ये मिटा देता हूं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ये लीजिए, ये P बिंदु है, यहां पे ये N बिंदु है। P और N बिंदु के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। और सभी की जो धारिताओं के मान दे रखे हैं, इसका 2 दे रखा है, इसका 2 दे रखा है, 2 2 1 1, ऐसे माइक्रोफेरेड में है सारी की सारी। तो P और N के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बार आप रोक के एक बार देख लीजिएगा कि किस प्रकार से सोल्व होगा, फिर मैं आपको करवाता हूं। तो चलिए मैं करवाता हूं अब। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए इधर ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाले दोनों संधारित्र हैं, ये वाला और ये वाला। यहां से हम चले और इसी एक ही रास्ते पे दोनों आ रहे हैं, तो ये दोनों किसमें है? श्रेणी क्रम के अंदर, सीरीज। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारे पास में कोई एक संधारित्र बन जाएगा। और वैसा वैसा सर्किट बना देता हूं जैसा बना हुआ है। यहां पे भी एक। ओके, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 बन रहा है, ये लीजिए कुछ ऐसा। ओके, तो ये 1 का, ये 1 का, ये 2 का था, और ये कितने के हो जाएंगे? फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितने का हो जाएगा भाई? 1/CS इज इक्वल टू कितना होता है? 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये वैसे अपने एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल रखा है, कैसे कि 1/CS इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाता है? नीचे तो एलसीएम लेते हैं, C1 C2, और कितना हो जाता है? C2 प्लस C1। इसको पलटी मार देते हैं, कितना हो जाता है? C1 C2/C2 प्लस C1। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है CS इज इक्वल टू C1 C2/C2 प्लस C1। तो यहाँ पे भी निकाल लीजिए इन दोनों को सॉल्व करके, तो कितना हो जाएगा? C1 2 × 2/2 प्लस 2, तो 1 आ जाएगा। तो मतलब ये 1 का बनेगा। ठीक है, ओके, आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, ये इसी एक बिंदु से 2 रास्ते निकल रहे हैं और दोनों के जो रास्ते हैं वो दूसरे बिंदु पे जाके खत्म हो जा रहे हैं। मतलब एक ही बिंदु पे दूसरे कोई अन्य बिंदु है लेकिन उसी पे समाप्त हो रहे हैं। तो ये दोनों किसमें हो गए? एक दूसरे के समांतर क्रम में हो गए। तो समांतर क्रम में इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो CP आपको ये तो पता ही है, इजीली आप इसको सॉल्व ही कर लेंगे 2। तो अब सर्किट कैसा बनेगा? अब कुछ ऐसा बन जाएगा। जिनको नहीं छेड़ा है उनको तो पहले ऐसा कैसा बनाओ, और ये लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2, इसकी 2, इसकी 2। ओके, ये P और N।
अब इन दोनों को देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम स्टार्ट किए, यहाँ से निकलते हुए इधर से आए, तो ये दोनों भी किसमें हैं, श्रेणी क्रम के अंदर हैं। तो इन दोनों को आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो भी आपके पास वैल्यू आए, और बाद में ऐसा सर्किट बन जाएगा। और एक और बन गया यहाँ पे, ये लीजिए पी और एन। अब इन दोनों को आप सोल्व करेंगे, ये श्रेणी क्रम में थे, ये किस में आ गए, समांतर क्रम में, तो ये फाइनल आ गया। ये हमारे पास तुल्य धारिता का मान आ जाएगा, जो भी इस संधारित्र की तुल्य धारिता होगी। ठीक है, तो बच्चों हमको जो न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं वो किस प्रकार से सोल्व करने होते हैं। सबसे पहले आप वो जो भी सर्किट देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसमें ये देखिए कि व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है। व्हीटस्टोन सेतु है तो पहले उसकी संतुलन की अवस्था चेक कर लीजिए, यदि वो संतुलित है तो वहां पे वो बीच वाला हटा दीजिए। अदरवाइज बाद में तो अपने को करना वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तभी कर सकते हैं जब वहां पे अपन आवेश को वितरित करें। सारा आवेश आपको वितरित करना पड़ेगा कि कुछ आवेश इधर गया, कुछ आवेश इधर गया, उसके बाद में आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में मैं एक और न्यूमेरिकल करवा देता हूं आपको, तो ये यहां तक का कंप्लीट कीजिए जल्दी से। ओके, ठीक है, हटा रहा हूं मैं यहां से इसको। ठीक है, हमारे पास में कुछ सर्किट ऐसा है, ये लीजिए, इस बार पी और एन इधर ऐसे, और बीच में और जुड़े हुए हैं ऐसे, ये सर्किट जुड़ा, और सबकी वैल्यू है जैसे इसके 2 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 2, ये 3, और सारे मान लीजिए पिको फेरेड में, जो भी है पिको फेरेड में है या माइक्रो फेरेड में है, जैसे भी हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए पी और एन के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से पूरी सर्किट को आप आराम से देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला, दोनों देखिए तीनों के तीनों श्रेणी क्रम के अंदर है। यहाँ से स्टार्ट हुए, इस बिंदु से स्टार्ट करेंगे तो एक ही पथ बन रहा है, एक ही पथ पे तीनों आ रहे हैं यहाँ तक, तो ये तीनों पथ एक ही पथ पे आ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा होता है, श्रेणी क्रम। ठीक है, जो भी आपके पास में वैल्यू आए वो आप इसको सॉल्व कर लेना। मैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कहां से कहां तक, वो बताते रहा हूं आपको। नया जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, तो जो नहीं छेड़े हैं उनको तो ऐसा कैसा बना दीजिए, ये भी नहीं छेड़ा है तो इन तीन की जगह एक बन जाएगा। ये लीजिए, तीनों इन बिंदुओं के बीच में एक जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसकी जो भी वैल्यू आए, तीनों को आप सोल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आए। अब आप तीनों, ये दोनों किस में आ गए, देखिए दोनों की जो प्रथम प्लेटें हैं वो एक बिंदु से, दूसरी प्लेटें वो एक बिंदु से, तो ये कौन से हो गए, श्रेणी क्रम, वो सॉरी समांतर क्रम संयोजन। तो ये तो वाला था सीरीज और ये पैरेलल, इसको सॉल्व करेंगे तो एक बन जाएगा, फिर अगला जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये लीजिए, अब सॉरी सही बनाया है, हाँ ओके। अब ये तीनों वापिस से, तीनों ये श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर, तो इन तीनों का क्या बन जाएगा फिर वापिस से एक और आपको साइड में कैलकुलेशन भी करनी है। ये लीजिए, और उसके बाद में ये दोनों देखिए, दोनों की प्रथम प्लेटें एक ही बिंदु से और दूसरी प्लेटें एक ही बिंदु से जुड़ी हुई हैं, तो ये भी किस में हो गए, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करते हुए इधर करेंगे तो एक इधर बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, फिर एक यहाँ बन जाएगा, और अब ये तीनों श्रेणी क्रम में आ गए, और लास्ट फाइनल हमारे पास में ये बन जाएगा एक सर्किट। इसके जो भी धारिताएं हैं वो आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे, कुछ एक अच्छे लेवल के भी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। ये तो अपने थोड़े सिंपल ही थे, अगली क्लास के अंदर अपन 2-3 क्वेश्चन और अच्छे लेवल के करने वाले हैं, जिससे आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जितने भी आपको इस वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल कराए गए हैं, मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बताई है कि कैसे कैसे सोल्व करना है आपको, और जो कैलकुलेशन सोल्व करनी है वो आपको आनी चाहिए। वो किस प्रकार से करनी है श्रेणी क्रम के लिए, तो ये रहा हमारे पास में समांतर क्रम वाला ये रहा। ठीक है बच्चों, ओके, अगली क्लास में फिर और आगे क्वेश्चन करते हैं। बाय।